तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीपीयू कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल्स। तो पेरिफेरल से मतलब हमारा होता है कि जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है सिस्टम में, ठीक है। तो पेरिफेरल्स में सारी डिवाइसेस आ जाती है विच कैन कम्युनिकेट विद द सीपीयू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जब सीपीयू किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करता है तो कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है कि टू ट्रांसफर द डेटा, और कम्युनिकेशन का क्या मतलब है यहाँ। तो डेटा जब ट्रांसफर करना है सीपीयू से उस डिवाइस में या डिवाइस टू सीपीयू, तो सीपीयू क्या है कि जो एड्रेस बस कनेक्टेड है डिवाइस से उस पे एड्रेस पुट करता है। तो अब मैंने क्या है प्रीवियस लेक्चर्स में तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि कुछ डिवाइसेस में सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी हो सकती है और कुछ में नहीं हो सकती। वो डिपेंड करता है कि वेदर दैट डिवाइस हैज ए प्रोसेसर और नॉट। प्रोसेसर से मतलब सीपीयू से नहीं है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी की कोई चिप है अगर डिवाइस में तो वो सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकती है, नहीं है तो इट विल कम्युनिकेट थ्रू द रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जितने भी अब मॉडर्न प्रोसेसर्स आ रहे हैं तो उसमें सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस जो कनेक्ट होके आ रही हैं, दे हैव द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। और सभी कंप्यूटर्स में आज के टाइम जो हमारा एक सीपीयू के अलावा एक और प्रोसेसर होता है डीएमए चिप के फॉर्म में, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर भी बोलते हैं जिसको। तो दैट प्रोसेसर फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन विद द सीपीयू विद दैट डिवाइस। तो दिस इज द सिनेरियो। अगर जैसे कीबोर्ड है हमारा सिंपल कंप्यूटर में, उसको सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, माउस के नॉट। तो कीबोर्ड से जो अभी हमने टाइप किया दैट गोज इनसाइड द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में वो कंटेंट्स जाएगा जो कि डिवाइस का बफर एरिया होगा। हर एक डिवाइस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में एक बफर एरिया क्रिएट करता है, सो दैट कि सारी डिवाइसेस तुमने देखा होगा मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं एनी हाउ। जो सॉकेट होते हैं वो कैबिनेट में, अगर हम बॉक्स की बात करें, बॉक्स में सारे कनेक्शंस आते हैं वहाँ, और वो सारे कनेक्शंस मदरबोर्ड में जाते हैं और वो रैम से कम्युनिकेशन होता है और रैम टू सीपीयू डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि इंटरफेस, इनपुट आउटपुट चैनल, इंटरफेस क्या है किसी भी डिवाइस का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जैसे हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क का जो इंटरफेस है वही तो कम्युनिकेट करता है सीपीयू से या मेमोरी से। अगर हार्ड डिस्क के पास प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग चिप है, तो वो सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकती है। तो जो भी किसी डिवाइस का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है दैट इज द इंटरफेस। अब हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क अंदर तो क्या वो रोटेट होती है, उसमें स्पिंडल होता है, प्लेटर्स होते हैं और मोटर, एक्चुएटर, हेड, इन सब का मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। लेकिन जो डेटा ट्रांसफर, कम्युनिकेशन, राइटिंग, वो सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और जो उस पर पावर केबल आती है तुम्हारी, पावर कनेक्शन हार्ड डिस्क में, वो रोटेट करती है हार्ड डिस्क को। बाकी जो कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है वो इंटरफेस का काम है। तो जो भी इंटरफेस अटैच है वो आईओ इनपुट आउटपुट बस से अटैच है, तो उसके पास एक एड्रेस डिकोडर होता है जो एड्रेस लाइंस को यानी एड्रेस बस को मॉनिटर करता है। कोई भी डिवाइस है तो उसका एड्रेस सीपीयू के थ्रू कम्युनिकेट होके आएगा। तो आईओ बस से मतलब इनपुट आउटपुट बस, बस कोई भी हो सकती है हमारी, कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस। तो एड्रेस डिकोडर इसको एड्रेस लाइन को मॉनिटर करता है। अब जैसे एड्रेसेस तो बहुत सारे होंगे, जैसे मैंने बताया था कि रैम में या मेन मेमोरी में अगर हमारे पास n एड्रेस लाइन है तो वो n एड्रेस लाइन कितने एड्रेस को मैप कर सकती है, कितने बिट के एड्रेस को। n है तो 2 raised to the power n,
अगर हमारे पास 4 एड्रेस कनेक्शन है, 4 लाइंस हैं, तो वो 2⁴ यानी 16 लोकेशंस को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एन एड्रेस लाइन, जैसे हम बोलते हैं कि 64 बिट प्रोसेसर, उसका मतलब ये है कि प्रोसेसर हमारा किसी भी डिवाइस की मेमोरी को 2⁴ लोकेशंस को क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है, मतलब कवर कर सकता है। अगर 32 बिट का प्रोसेसर है तो 2⁵32 ये आता है हमारा 4 GB। तो 32 बिट प्रोसेसर 4 GB रैम को सपोर्ट कर सकता है। मतलब सपोर्ट करने का मतलब कि उतने लोकेशंस को कवर कर सकता है। जैसे हमने लाइट लगाई बाउंड्री पे, छत पे, तो वो डिपेंड करता है कि उसका वो है फोकल लेंथ और उसका कैपेसिटी कितने एरिया को कवर कर सकती है। तो यही सीपीयू के साथ है कि सारी चीजें सब एड्रेस लाइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही है। तो जो इंटरफेस सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है डिवाइस का, वो इंटरफेस सर्किट अगर डिवाइस का एड्रेस डिटेक्ट करता है तो क्या करता है, क्या होता है कि जो पाथ है, जो मतलब वो इंटरकनेक्शन है उस बस का, उस डिवाइस का सीपीयू से या जिससे जो कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो डिवाइस आपस में भी कम्युनिकेट कर सकती हैं अगर उनके पास सफिशिएंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है तो। जैसे कि सुपर कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में होता है। ये तो अपना पर्सनल कंप्यूटर है विद द लिमिटेड कैपेबिलिटी, नॉट सो फास्ट प्रोसेसिंग। अब फंक्शन कोड की बात करते हैं। तो अब डिवाइसेस तो सारी कनेक्टेड हैं जो सीपीयू एड्रेस भेज रहा है। तो जो डिवाइस जिनका एड्रेस सीपीयू के थ्रू नहीं भेजा जा रहा है, एड्रेस बस के थ्रू, तो वो डिवाइस डिसेबल्ड रहती है सीपीयू से कम्युनिकेशन के लिए। जिसका एड्रेस सीपीयू जनरेट करेगा, एड्रेस बसेस तो कॉमन है, सीपीयू से सभी जगह जा रही है, मेमोरी से सभी जगह जा रही है, वही कॉमन। तो जिस डिवाइस का एड्रेस नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, वो उनके इंटरफेस के द्वारा डिसेबल्ड कर दिया जाता है। और उसी टाइम एड्रेस हमारा एड्रेस लाइन पर अवेलेबल होता है, और जो सीपीयू है वो एक फंक्शन कोड प्रोवाइड करता है। फंक्शन कोड से मतलब इनपुट आउटपुट कमांड जनरेट करता है वो कंट्रोल लाइंस में। जो हमारी हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस। तो जो कंट्रोल बस हैं, अब वो क्या है कि डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सीपीयू, डिफरेंट प्रोसेसिंग डिवाइस, कि वो अलग अलग हो सकते हैं या एक ही बंच में हो सकते हैं। तो आईओ कमांड या फंक्शन कोड जनरेट करता है सीपीयू कंट्रोल लाइंस पे, और जो इंटरफेस सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो इस फंक्शन कोड या आईओ कमांड को रिस्पॉन्ड करता है और एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ता है। अब ये जैसे जनरल हम डायग्राम शो कर सकते हैं कि ये हमारा इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है। कंट्रोलर मतलब इंटरफेस सर्किट। कंट्रोलर से मतलब कि जो सर्किट है उसमें हमारा डेटा रजिस्टर, स्टेटस और कमांड, 3 तरह के रजिस्टर हो सकते हैं। मतलब 3 कोई रजिस्टर हो सकते हैं उस चिप में, जो कि एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस को रिस्पेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे। एड्रेस बस डेटा रजिस्टर से, वो एड्रेस रजिस्टर से, और डेटा बस डेटा से, कंट्रोल बस कमांड, और ये आईओ डिवाइस। अब ये देखने में अलग अलग लग रहा है, आईओ कंट्रोलर और आईओ डिवाइस वो एक ही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उस डिवाइस से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन के थ्रू हमारा अटैच होता है। तो इस तरह का सिनेरियो हो सकता है कि एड्रेस लाइन मैंने रेड से शो करी है, डेटा लाइंस ब्लैक से है, और कंट्रोल लाइंस भी ब्लैक से है। वो कलर दोनों में एक हो गया वैसे। तो एड्रेस डिकोडर अभी बताया मैंने, कंट्रोल सर्किट,
और डेटा एंड स्टेटस रजिस्टर्स। तो जो एड्रेस लाइंस हैं वो हमारी एड्रेस डिकोडर से इंटरेक्ट होंगी। ये वन साइड होगा, एड्रेस हमेशा एक साइड होगा, सीपीयू से डिवाइस की तरफ आएगा, हमेशा किसी डिवाइस से सीपीयू की तरफ नहीं जाएगा एड्रेस। क्यों? क्योंकि सीपीयू तो किसी डिवाइस के लिए ही जनरेट करता है ना एड्रेस, ना कि कोई डिवाइस सीपीयू के लिए करती है। और जो हमारा डेटा लाइंस है, डेटा कैन बी इन बोथ साइड, सीपीयू से अदर डिवाइस में, अदर डिवाइस से सीपीयू में, मेमोरी से इधर उधर, डेटा दोनों साइड फ्लो हो सकता है। और डेटा जो कंट्रोल सर्किट है वो भी हमारा कंट्रोल लाइन से दोनों साइड कनेक्टेड है। तो जो एड्रेस डिकोडर है, डेटा स्टेटस रजिस्टर है और कंट्रोल सर्किट हमारा, वो आईओ ट्रांसफर से कोऑर्डिनेट होता है, मतलब डिवाइस के इंटरफेस सर्किट से कोऑर्डिनेट होता है ये। तो ये कमांड हो सकती है कम्युनिकेशन के लिए, वो 4 तरह की कमांड हो सकती है। मतलब जो इंटरफेस सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वो सीपीयू से या आउटसाइड वर्ल्ड से या किसी दूसरी डिवाइस से इस 4 तरह की कमांड को रिसीव कर सकता है। कंट्रोल, स्टेटस, डेटा आउटपुट, डेटा इनपुट। कंट्रोल कमांड वही है कि हमारा, और स्टेटस में क्या है कि ये डिपेंड करता है कि डिवाइस रेडी है कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसफर के लिए या नहीं है। डेटा आउटपुट का मतलब सीपीयू से डेटा बाहर डिवाइस की तरफ जा रहा है। डेटा इनपुट मतलब डिवाइस से डेटा सीपीयू की तरफ जा रहा है। इनपुट टू द सीपीयू एंड आउटपुट फ्रॉम द सीपीयू। तो कंट्रोल कमांड की बात करते हैं। कंट्रोल कमांड क्या है? सीपीयू द्वारा इशू की जाती है डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए, और ये डिवाइस को इन्फॉर्म करने के लिए कि क्या ऑपरेशन, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। जो फंक्शन कोड जनरेट होता है वो इसी कंट्रोल कमांड के लिए होता है। तो हर एक डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, अपना कंट्रोल कमांड्स रिसीव करती है। और अब जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक टेप है, इसमें मैंने टेप का एग्जांपल दिया है, या सपोज करो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं हार्ड डिस्क का। सीपीयू ने जनरेट की कोई कमांड, तो कमांड जनरेट की, तो उस कमांड से क्या होगा कि हेड हमारा पोजीशन करेगा, हेड मूव करेगा कमांड के थ्रू। और हेड क्या है पहले, अब जैसे हार्ड डिस्क में मैंने बताया था, तो उसमें क्या होता है, जो सरफेस है वो किस किस फॉर्म में डिवाइड होती है, याद है किसी को? ट्रैक्स और सेक्टर्स। ट्रैक हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जो कि सर्कुलर बनी, मतलब वो हमें नहीं दिखेंगे बट दे आर देयर। और सेक्टर्स उनका डिवीजन है। तो अगर सीपीयू कंट्रोल कमांड जनरेट कर रहा है तो सबसे पहले हेड करेक्ट ट्रैक को लोकेट करेगा कमांड के थ्रू। हेड हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रैक है, रिक्वायर्ड ट्रैक से मतलब जिस ट्रैक पे डेटा भेजना है, राइट करना है, या जिस ट्रैक से रीड करना है, तो उस ट्रैक पे हेड आ जाएगा। हेड हमारा ऐसे मूव करता है सरकमफेरेंस टू सेंटर की तरफ। तो किसी भी ट्रैक पे हमारा वो जो हेड है वो मूव कर सकता है। ठीक है। तो जब करेक्ट ट्रैक आ जाएगा, पहले हेड मूव करेगा, फिर सीपीयू कमांड जनरेट करेगा, उसके बाद हार्ड डिस्क रोटेट होगी। क्योंकि ट्रैक वो जो हेड है वो तो हमारा रेडियली मूव कर सकता है सेंटर टू सरकमफेरेंस, बाकी ऐसे नहीं मूव कर सकता कि किसी भी सर्कुलर वे में। तो पहले तो हेड मूव करेगा करेक्ट ट्रैक पर, फिर हार्ड डिस्क रोटेट होगी। करेक्ट ट्रैक मिल गया, अब उस ट्रैक में कौन से सेक्टर पर जाना है तो हार्ड डिस्क रोटेट होगी, उसके लिए सीपीयू कमांड जनरेट करेगा। तो हार्ड डिस्क रोटेट होके उस सेक्टर के नीचे आ जाएगा वो लोकेशन। ट्रैक मतलब कि जो हेड है, हेड के नीचे वो सेक्टर आ जाएगा, वहां पे हार्ड डिस्क रुक जाएगी। अब सीपीयू फिर कमांड जनरेट करेगा। अगर सीपीयू से डेटा कुछ राइट होना है तो आउटपुट कमांड, और अगर उधर से सीपीयू में आना है कोई तो इनपुट कमांड। स्टेटस कमांड, तो बहुत सारी स्टेटस कंडीशंस हो सकती हैं इंटरफेस और पेरिफेरल्स की, तो उसके लिए कमांड होती है। तो जैसे सीपीयू ये चेक करना चाहता है किसी डिवाइस का
कि ट्रांसफर के पहले कि डिवाइस रेडी है या नहीं है, या कोई एरर है या नहीं है, स्टेटस क्या है उस लोकेशन का, कि डिवाइस कंप्लीट रेडी है या नहीं है। जैसे मैग्नेटिक टेप की बात करें तो हमारा हेड करेक्ट उस पर पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, तो ये इंटरफेस द्वारा डिटेक्ट कर दिया जाता है। जैसे एरर्स वगैरह कुछ हैं, सपोज हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर्स हैं, तो सीपीयू के पास स्टेटस क्या आएगा, कैन नॉट रीड और राइट हार्ड डिस्क। या तुमने जैसे कोई ऐसा सीडी, उस पर सीडी में राइट करना चाहते हो, सीडी में डेटा भेजना चाहते हो, लेकिन वो सीडी राइटेबल नहीं है, तो ये स्टेटस है हमारा कि उस डिवाइस का स्टेटस क्या, तभी तो ट्रांसफर होगा। सीपीयू चेक कर लेगा कि डिवाइस एंड सब कुछ कंडीशंस ओके हैं या नहीं। इसके बाद आते हैं डेटा आउटपुट कमांड। तो डेटा आउटपुट मैंने बताया था कि सीपीयू से पेरिफेरल की तरफ डेटा, वो हमारा डेटा आउटपुट है। तो इसमें क्या है कि इंटरफेस हमारी रिस्पॉन्ड करती है, सीपीयू से डेटा ट्रांसफर होगा थ्रू द डेटा बस और वो डिवाइस में आएगा। और अगर डिवाइस में प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं है तो मेमोरी के थ्रू आएगा। वो तो हमेशा अंडरस्टूड है कि सीपीयू सबसे पहले डिवाइस के बफर में डेटा भेजेगा, और बफर मतलब कि मेन मेमोरी में उस डिवाइस के करस्पॉन्डिंग रिजर्व एरिया, कि जिस एरिया से डेटा रीड होगा या उससे राइट होगा। तो अगर सीपीयू डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहा है डिवाइस से, तो पहले मेन मेमोरी में भेज देगा डेटा उस डिवाइस के रिजर्व एरिया में, और डिवाइस जब रेडी होगी तो वो डेटा वहां से वो मेमोरी से डिवाइस में चला जाएगा, लेकिन सीपीयू तब भी इन्वॉल्व होगा उसमें। और डेटा आउटपुट कमांड में, इसमें मैंने टेप का एग्जांपल लिखा है, इसको रीड आउट कर सकते हो। जैसे मैग्नेटिक टेप बताया था, तो सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट करेगा टेप को, मतलब सीपीयू कमांड जनरेट करेगा, फिर सीपीयू मॉनिटर करेगा इसके स्टेटस को स्टेटस कमांड के थ्रू, और जब टेप करेक्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो डेटा आउटपुट कमांड के थ्रू डेटा उसमें पहुंच जाएगा। उसमें बताया था मैंने कि ट्रैक और फ्रेम बताए थे मैग्नेटिक टेप में, कि जो टेप है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है, और ये सीरियल कम्युनिकेशन डिवाइस है टेप। तो टेप जैसे हमारा सीडी है, तो सीडी अब जैसे तुम लोगों के बाद वाली जनरेशन्स आएगी तो सोचेगी इस सीडी में कैसे कंप्यूटर से डेटा राइट होता है। जिसने देखा ना हो तो दिमाग में आएगा ना कि सीडी है, ऐसे कहाँ से उसमें डेटा राइट हो जाएगा। तो सिंपल है, उस डिवाइस में अटैच करते हैं सब राइट होता है। ऐसी मैग्नेटिक टेप है, तो हमारी टेप की जो कैसेट्स हैं, कार्ट्रिज हैं, वो अलग अलग होती है, डिवाइस कंप्यूटर से अटैच है। भाई जैसे तुम्हें प्रिंट लेना है या स्कैन करना है, कंप्यूटर में कोई सोचे कि हमें इसमें अपना डॉक्यूमेंट देखना है, तो स्कैनर भी नीड द स्कैनर, उसमें क्या दिक्कत है। जो हमारा जो कम्युनिकेशन है उसके लिए पर्टिकुलर डिवाइस है, और उस डिवाइस के लिए ड्राइवर है, डिवाइस ड्राइवर। डेटा इनपुट कमांड, ये डेटा आउटपुट कमांड का अपोजिट है। इसमें क्या है कि पेरिफेरल डिवाइस से डेटा पहले इंटरफेस में जाएगा, इंटरफेस उसी डिवाइस का कनेक्टिंग सर्किट है, तो उस डिवाइस से डेटा उस इंटरफेस में आएगा, और ये बफर में या फिर रजिस्टर में। बफर का मतलब अगर मेमोरी में बफर है, मतलब उस डिवाइस में कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो बफर में चला जाएगा डेटा, और बफर से फिर सीपीयू उसको रीड कर लेगा। बफर जहां भी टर्म आएगा मतलब कि रिजर्व एरिया इनसाइड द मेन मेमोरी, ये मतलब है बफर से। या उस डिवाइस में अगर मेमोरी है तो उसको भी हम बफर बोल सकते हैं, या वो रजिस्टर्स। अब डिवाइस में अगर कोई मेमोरी है तो ठीक है, जैसे आज के टाइम के जो नेटवर्क प्रिंटर आ रहे हैं, तो दे कैन स्टोर सम मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा। उसका कुछ अगर नहीं है तो प्रिंटर का जो बफर मेन मेमोरी में वहां से ले लेता है। प्रिंट कुछ हो रहा है, तुम सिस्टम शट डाउन हो जाए, फिर दोबारा जब ऑन करोगे
तो प्रिंटर अपने बफर है, अगर उसके पास मेमोरी है तो वो फिर स्टार्ट हो जाता है प्रिंटिंग। तो अच्छा, इसमें प्रीवियस, इसमें लास्ट लाइन तो रह गई। अब प्रोसेसर क्या चेक करता है, स्टेटस कमांड के थ्रू चेक करता है कि डेटा अवेलेबल है या नहीं है। और डेटा अगर अवेलेबल है उस पेरिफेरल से, तो ये कमांड रिसीव करके डेटा एक्सेप्ट करता है। इंटरफेस है हमारा, वो डेटा बस पर डेटा प्लेस करता है और सीपीयू उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसमें एक टर्म आ रहा है इंटरप्ट। इंटरप्ट का मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था थोड़ा सा कंसेप्ट तुम्हें, ठीक है, कि इंटरप्ट मींस के एक्स्ट्रा सिग्नल टू द सीपीयू, कि जो सिग्नल सीपीयू को इन्फॉर्म कर रहा है कि हाँ सम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और उस इंटरप्ट को सीपीयू एक्सेप्ट भी कर सकता है या इग्नोर भी कर सकता है। बफर्स, बफर्स के बारे में भी बताया मैंने रिसेंटली, तो इसको पढ़ लो स्लाइड्स। बफर क्या है, वेटिंग एरिया मेमोरी के अंदर उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। जितनी भी डिवाइस होंगी सभी के लिए एक एरिया ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मेन मेमोरी में रिजर्व किया जाता है। मूविंग डेटा बिटवीन पेरिफेरल एंड इट्स लोकल बफर स्टोरेज। तो जो डिवाइस कंट्रोलर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिवाइस से डेटा को इसके बफर स्टोरेज में ट्रांसफर करने के लिए। और जो सेकंड लाइन है वो तो सभी जानते हैं कि सीपीयू है और डिवाइस है, कोई भी डिवाइस वो सेम स्पीड पे वर्क कर नहीं सकते। तो इसलिए बफर से क्या है, सीपीयू खुद से डेटा मूव करता है मेन मेमोरी में और मेन मेमोरी से डिवाइस में। जनरल पर्सनल कंप्यूटर्स में यही स्ट्रेटेजी फॉलो होती है कि सीपीयू टू मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में इनसाइड द बफर एरिया ऑफ दैट डिवाइस, और बफर से उस डिवाइस में। डेटा बफरिंग, बफर का मेन पर्पज है स्पीड मिसमैच बिटवीन मेमोरी एंड द डिवाइस। ओके, बफर साइज मतलब कि किसी डिवाइस के लिए जो बफर की साइज है, मतलब जो मेमोरी रिजर्व है, वो कितनी हो सकती है। तो इसमें जो जनरल रूल है कि किसी डिवाइस का जो छोटे से छोटा एड्रेसेबल पोर्शन है, जैसे हार्ड डिस्क में, तो जनरली एक सेक्टर की जो साइज होती है 512 बाइट्स होती है। तो हार्ड डिस्क का जो बफर साइज होगा मेमोरी में रिजर्व एरिया, वो जनरली 512 बाइट रख सकते हैं, जिससे एक सेक्टर का डेटा बफर में आ जाएगा। इसी तरह कीबोर्ड का है, तो कीबोर्ड का जो बफर एरिया होगा वो कुछ एक बाइट्स होगा कि कुछ कैरेक्टर आ जाए। तो ये क्या है कि हम लोगों को विजुअल भी होता है कई बार, जैसे सिस्टम बिजी चल रहा है और हम टाइप कर रहे हैं, तो वो जो कैरेक्टर्स हम टाइप कर रहे हैं तो वो हमें नहीं दिखते स्क्रीन पर, और सडनली सिस्टम फ्री हो गया तो वो एक साथ सब दिख जाते हैं। कभी कभी फील भी किया होगा, तो है ना, तो दैट इज बिकॉज कि हम टाइप तो करते जा रहे हैं, वो मेमोरी में पहुंचता जा रहा है, लेकिन वो सीपीयू ने उसको रीड नहीं किया या डिस्प्ले नहीं किया, और जैसे सीपीयू फ्री हुआ तो सब एक साथ हमें दिख गए। तो ये कभी कभी होता है, मोबाइल में भी देखा है हमने। तो ये बफर से वो रीड कर लेता है और जैसे ही सीपीयू ने रीड किया वो सडनली अपीयर हो जाता है। डिवाइस ड्राइवर,
डिवाइस ड्राइवर तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है। कौन बताएगा डिवाइस ड्राइवर? जो लोग प्लेस हो गए हैं वो बताएं। नैन्सी बोलो। अरे बताया तो है, कितनी बार बताया डिवाइस ड्राइवर। ये तो डेली हम सुनते हैं। ड्राइवर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम टेक्निकल वे में बोले तो ये वो सॉफ्टवेयर है उस डिवाइस के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे मालूम चलेगा कि किस डिवाइस से कम्युनिकेट करना है? नहीं। अगर प्रिंटर हमने अटैच किया और ड्राइवर नहीं है तो क्या है? ओएस कुछ नहीं होगा। तो कोई भी ऐसी डिवाइस है जो मतलब कि ओएस रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, उसके लिए हमें अलग से सॉफ्टवेयर पैकेज ओएस को प्रोवाइड कराना होता है। वो इंस्टॉल कर देते हैं तो ओएस की पहचान में हो जाता है। वो कहने का मतलब अपनी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि टेक्निकली ये क्या है कि सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी भी प्रोग्राम की लॉजिकल रिक्वेस्ट को कमांड्स में कन्वर्ट करके फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। अब जैसे तुम सोचोगे कीबोर्ड हमने अटैच किया तो उसके लिए ड्राइवर क्यों नहीं हमें जरूरत पड़ती, माउस के लिए क्यों नहीं? सोचा कभी ये सब? हाँ एग्जैक्टली। जो डिवाइस मतलब एक फिक्स है जिनका कॉन्फ़िगरेशन, उनका ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है। हार्ड डिस्क का, रैम का, कीबोर्ड, माउस। और जो डिवाइस अलग अलग हो सकती है, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, जैसे प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, या डिफरेंट टाइप के जो भी प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स है, और उसमें भी नेटवर्क प्रिंटर हैं, कई टाइप के हो सकते हैं, स्कैनर है। तो इन सारी डिवाइसेस के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है। जैसे आजकल मोबाइल में है तो मोबाइल का हम कनेक्ट करते हैं और हमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। जब 2005 में मेरे पास ऐसे ही मोबाइल था, बहुत कॉस्टली था उस टाइम, तो उसमें जब मैं कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर कराता था तो उसमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती थी। वो सीडी आई थी मोबाइल के साथ, वो अपने आप में एक यूनिक मोबाइल होते थे उस टाइम। 2005 की बात बता रहा हूँ। तो जितनी मुझे सैलरी मिलती थी लगभग उतने का मोबाइल था। लगभग था मतलब उतना नहीं था, तो सोच सकते हो। तो उसमें क्या था कि 64 MB मेमोरी थी। जैसे आज है हमारी जनरल 4 GB तो नॉर्मल है मोबाइल में, तो वो 64 थी। और कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का वो एक मतलब कि 2-4 हजार लोगों में एक आध के पास ही हो पाता था उस टाइम। तो उसमें ड्राइवर की सीडी आई थी, तो ड्राइवर इंस्टॉल किया तब जाके कंप्यूटर से कम्युनिकेट होता था। तो बहुत सारे लोग इसको देख के मतलब सरप्राइज हो जाते थे कि मोबाइल से डेटा ट्रांसफर कर रहे हो कंप्यूटर में। तो इसी तरह डिजिटल कैमरा का होता है कि अगर डिजिटल कैमरा है तुम्हारा तो तुम्हें ड्राइवर डालना ही पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में डिजिटल कैमरा ऑब्सोलीट। मोबाइल में अब ऑटोमेटिक 64 मेगापिक्सल का कैमरा आ रहा है, 108 आने लगा। तो अब वो तो आईफोन वगैरह में आ रहा होगा। और 8 GB रैम भी आने लग गई है। तो अब डिजिटल कैमरा कौन इतना बड़ा टांग के घूमेगा? ठीक है, पहले क्या था कि डिजिटल कैमरा अलग और मोबाइल अलग। मोबाइल का मतलब कम्युनिकेशन डिवाइस। तो डिवाइस ड्राइवर ओवरऑल कि ओएस जिस डिवाइस को नहीं पहचान सकता कम्युनिकेशन के लिए, तुम कंप्यूटर में कोई डिवाइस अटैच कर रहे हो, उससे कम्युनिकेट करना है, तो ओएस रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। तो ओएस डोंट टॉक, ओएस अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो उस डिवाइस का सॉफ्टवेयर ड्राइवर तुम्हें इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो जो डिवाइस ड्राइवर है वो उस डिवाइस की इंटरनल फंक्शनल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिवाइस ड्राइवर ओएस से कम्युनिकेट करता है। ओएस जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि ओएस सबसे इनर मोस्ट पार्ट है सॉफ्टवेयर में। उसके बाद अगली लेयर पे जाओगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर, असेंबलर्स और वर्ड प्रोसेसर्स। उसके बाद जाओगे तो एप्लीकेशन प्रोग्राम, फिर यूजर्स। जैसे हमने कोई अपना प्रोग्राम बनाया यूजर्स ने, कोई भी अपना एप्लीकेशन,
चाहे तुम PHP को बनाओ .NET पे, तो उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को अब हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट कराना है। हमने तो लिख लिया इस पे, वो एक तरह से हमारी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखा, हमने जो भी लैंग्वेज बोले, जावा, पाइथन, जो भी है, अब हमने लिखा तो उसको हमें कंपाइल कराना होगा। तो सिस्टम पे अब एप्लीकेशन प्रोग्राम नेक्स्ट लेयर में गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, कंपाइलर। फिर कंपाइल होके जब ये कन्वर्ट होगा तो तुम्हें एग्जीक्यूटिव फाइल मिल जाएगी। मतलब कि अब वो फाइल CPU हमारा पहचान सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फाइल का मतलब क्या है कि CPU को अब उसकी पूरी कमांड उसमें जनरेट हो गई। जो CPU है उसके जो इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो कंट्रोलर से जो कमांड्स हैं, हमें अगर इनपुट कराना है तो इनपुट तो हमने उस लैंग्वेज में लिखा ना, स्कैनएफ या जो भी है, लेकिन वो इनपुट अभी CPU को थोड़ी पता है कि वो इनपुट के लिए है। तो कंपाइलर वो समझता है, कंपाइलर ने हमारी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज को समझा और उसने CPU से वो इनपुट वाली कमांड उठा के उसमें पुट कर दी एग्जीक्यूटिव फाइल में, और ऐसे पूरे प्रोग्राम के लिए कन्वर्जन करके वो एग्जीक्यूटिव फाइल बना दी। या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फाइल, अगर C लैंग्वेज की बात करो तो ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटिव फाइल में अंतर ये है कि ऑब्जेक्ट फाइल तो सीधे कन्वर्जन के बाद बन गई। अब एग्जीक्यूटिव फाइल में कुछ और भी लोडर, लिंकर और सारे सॉफ्टवेयर मिलके, सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलके एग्जीक्यूटिव फाइल मतलब कंप्लीट वो फाइल जिसको अब CPU सीधे रीड करके और सीधे उसको वर्क कर सकता है। तो वो फाइल जब हमारे पास हो गई तो हम उसको ले जाके किसी भी सिस्टम पे चलाएंगे तो रन हो जाएगी। जो भी हमारे ऐप होते हैं वो क्या है, एग्जीक्यूटिव फाइल ही तो है। वो कहीं ना कहीं कंपाइल करके और ट्रांसलेट करके जनरेट करी गई होती है। तो इसमें जो लास्ट लाइन है, डिवाइस ड्राइवर में बी आइदर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और सेपरेट प्रोग्राम। अगर कॉमन डिवाइस ड्राइवर है कॉमन डिवाइस के लिए, एज आई टोल्ड यू रिसेंटली, तो वो OS का पार्ट होंगे, नहीं होंगे तो हम अलग से वो इंस्टॉल करते हैं। अब जो इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर है, मतलब कि जो ये लेयरिंग के फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन है, कम्युनिकेशन है, मतलब सॉफ्टवेयर की डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में इसको देख सकते हैं। मतलब जो हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उनको लेयर के फॉर्म में अगर हम देखें तो इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स और जो एक डायग्रामेटिकल वे है रिप्रेजेंटेशन का, वो नेक्स्ट स्लाइड में शो कर रहा हूं। इसको फाइनली हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करके एक सब्जेक्ट होता है, उसका पार्ट है ये लास्ट वाली स्लाइड, कि जो IO रिक्वेस्ट है, ऊपर देखो तो यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, यूजर प्रोसेस मतलब यूजर जो प्रोग्राम रन कराना चाह रहा है, उसका डिवाइस से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल टोटली कंप्लीटली सॉफ्टवेयर है हमारा, डिवाइस इंडिपेंडेंट। फिर हमारे जो ये डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर हैं, यहाँ पे और सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, जैसे कंपाइलर है, लोडर है, लिंकर है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर पे डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर, उसके बाद इंटरप्ट हैंडलर, फिर हार्डवेयर यहाँ, और इस लास्ट लेवल पर हमारा OS वर्क करता है। और यही प्रोसेस फिर रिवर्स वे में जब यूजर के पास रिप्लाई आता है, जैसे हमने कोई अपना प्रोग्राम रन कराना चाह रहे हैं तो रिक्वेस्ट इस एंड से जाएगी, इन लेयर्स से होगी, और जो रिप्लाई आएगा वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट होके फिर हमें रिप्लाई आएगा। जैसे बहुत सिंपल प्रोग्राम, सपोज समेशन वाला है, समेशन ऑफ 2 नंबर, तो हमारा वो प्रोग्राम है वो यूजर प्रोसेस हो गया, फिर इधर डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर में कंपाइलर्स वगैरह वो आ गए, फिर इधर डिवाइस ड्राइवर, अगर उस समेशन में हम इनपुट ले रहे हैं किसी कीबोर्ड से या किसी डिवाइस से, तो वहां डिवाइस ड्राइवर हमारा वर्क करेगा, भले ही OS का पार्ट हो। और इंटरप्ट फैसिलिटी, फिर हार्डवेयर मतलब कि CPU लेवल पे जाके ALU के अंदर एडर में 2 वैल्यूज को ऐड करके और फिर वो रिप्लाई हमें इनपुट आउटपुट के फॉर्म में यहाँ मिल जाएगा। ओके, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड
this lecture for CPU communication with peripherals.